लैट्रिन में किस तरह से बैठना है, इसके 2-3 तरीके बता देता हूँ। उससे आपको, तो जब आप लैट्रिन जाएं, कमोड पे जाएं, तो आप कमोड पर हमेशा उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा झुक के बैठ जाएं। तो जब आप ऐसे झुक के बैठेंगे दूसरी तरफ, तो आप इस तरफ थोड़ा सा बेहतर प्रेशर डाल पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप लोग इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में हैं, तो उसमें जब आप बैठ रहे हैं तो इस हाथ को आप इस चेहरे पर रख लें, तो आपका जो ये पूरा शरीर है वो लेफ्ट। बहुत बार ऐसा होता है, पखाना होने के बाद, लैट्रिन करने के बाद में भी तसल्ली नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि अभी भी बाकी है लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है। तो वो भी एक कब्ज़ के जो क्रोनिक, जब कब्ज़ और डायरिया अल्टरनेट करे, मतलब कि कब्ज़ हो रहा है एक हफ्ता, उसके बाद डायरिया शुरू हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, डायरिया शुरू हो रहा है, तब आप घर में कुछ नहीं करेंगे। देखिए, कब्ज़ जो है ख़ास तौर पर सांवलेपन का, मतलब चेहरे पे होने वाले ख़ास परिवर्तन जो होते हैं, उनका पिता है, उनकी माँ है, उनका मौसेरा भाई है। कब्ज़ की वजह से बहुत सारी और बीमारियां शुरू होती हैं, लेकिन कब्ज़ हिमसेल्फ कोई ख़ास बीमारी नहीं है, क्योंकि कब्ज़ जो होता है ये पहला सिग्नल होता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है आपके शरीर के अंदर। कब्ज़ असल में, उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि जो खुराक हम लोग लेते हैं वो मुंह के रास्ते हमारे आमाशय में जाता है, मुंह पहले उसके छोटे टुकड़े करता है, उसके बाद वो खुराक जो है वो हमारे आमाशय में जाती है, आमाशय उसको और मुलायम करता है, आमाशय से फिर वो छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं, वहाँ पर वो टूटती है, ब्रेक होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, वहीं पर शुगर सबसे पहले उससे निकाली जाती है। यानी कि वहाँ पर हाजमे का जो निज़ाम है, मतलब कि खाना हजम होने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, वो बहुत तेज़ चलता है, और वो जो खाना होता है बहुत गीला होता है। तो जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ से, और जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, वहाँ से जो खाने में से प्रोटीन और पानी, ये 2 चीज़ें निकलनी शुरू होती है। उससे पहले शुगर और नमक और बाकी चीज़ें थी वो छोटी आंत में निकल जाती हैं, और बड़ी आंत से फिर प्रोटीन और पानी निकलना शुरू होता है। फिर छोटी आंत में जब खाना आगे बढ़ता है तो वहाँ से धीरे धीरे पानी वगैरह निकलना शुरू होता है, वो शरीर का हिस्सा बन जाता है, और वो खाना धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे खाना नीचे आना शुरू होता है, वो खाना पचने के बाद धीरे धीरे सूखा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लैट्रिन है उसको बिल्कुल सूखा नहीं, सूखा और नम के बीच का एक मामला होता है, जिससे कि वो सॉलिड पीस में तो बाहर निकले लेकिन बिल्कुल हार्ड ना हो, कड़ा ना हो जाए। तो जो बड़ी आंत होती है उसका निचला हिस्सा जो होता है वो पानी निकालने का काम करता है। और जब ये बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है, जिसको सिग्माइड कॉलम कहते हैं, वहाँ पर जब खाना पहुँचता है तो वो ग्रंथि, वो सूचना इंद्री दिमाग को एक इत्तला देती है, सूचना देती है कि यहाँ पर पखाना मौजूद है, और वो सूचना एक डिज़ायर, एक इच्छा के रूप में होता है, क्योंकि वो जो ग्रंथि है बिल्कुल बंद रहती है। दिमाग में जब इच्छा महसूस होती है कि यहाँ पर पखाना मौजूद है, और वो इत्तला देता है शरीर को कि एक मुनासिब जगह पर, एक सही जगह पर जाकर जो उसको कंट्रोल करने के आखिरी जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होती है, उनको रिलीज़ कर देता है। और हमारा पेट जो है, पेट के ठीक ऊपर और फेफड़ों के ठीक नीचे एक चीज़ होती है डायफ्राम, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। हमारे फेफड़े खुद नहीं मूव करते, उसके नीचे एक मसल्स होती है जो ऊपर और नीचे चलती है, जिससे कि हमारे फेफड़े खुलते हैं और बंद होते हैं। वही मसल हमारे पेट को नीचे दबाती है, तो हमारा पेट जो है वो अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाने से जो ये बड़ी आंत, जो लंबा वाला हिस्सा है, ये दबता है, और पखाना, लैट्रिन जो है वो बाहर आती है। तो ये जो एक कुदरती चक्र है, ये हर आदमी को दिन में कम से कम 1 बार, कभी कभी 2 बार, 2 बार भी नॉर्मल है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी शख्स को, किसी आदमी को हफ्ते में 3 बार से कम पखाने जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस आदमी को कब्ज़ है। अगर कोई आदमी लैट्रिन में, पखाने में, टॉयलेट में 10 मिनट से ज़्यादा रुक रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो कब्ज़ है। अच्छा, ये जो कब्ज़ है ये आम तौर पर अक्सरियत में, मतलब कि लगभग 80 से 85% लोगों में किसी भी बीमारी की वजह से कब्ज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं कि हम लोग क्या ऐसा करें कि जिससे कि बिना किसी दवाई के हम लोग कुछ ऐसा निर्धारित कर लें कि कब्ज़ ना हो। क्योंकि अगर कब्ज़ नहीं होगी तो आपके चेहरे पर उसके प्रभाव नहीं पड़ेंगे, ख़ास तौर पर नाक के नीचे का जो इलाका है, यहाँ पर जो झाइयाँ पड़ती हैं और जो सांवलापन आता है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से आपके शरीर में पानी का लेवल ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो पानी के कंट्रोल के लिए 2-3 चीज़ें आप देख लें कि आप सही समय पर खाएं, मतलब आपका एक निर्धारित समय हो, उस समय पर खाएं। कई के लोग खाते हैं तो फिर खाते ही रहते चले जाते हैं, नहीं खाते हैं तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। पानी है, पिया नहीं पिया, इधर गया उधर गया। तो आपके खाने में भी बहुत सारा पानी होता है। जब आपने खाना अपना हिसाब से रखना शुरू किया है तो आपके शरीर को एक आइडिया है कि कब पानी आ रहा है और कब पानी जा रहा है।
तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो आपके चेहरे पर भी पड़ता है और ख़ास तौर पर माइग्रेन, जो सर में दर्द होता है, उस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि जिनकी खुराक में फ़ाइबर की कमी है। फ़ाइबर देखिए हमारा खाना नहीं होता है, फ़ाइबर में कोई एनर्जी नहीं होती है। जो हरी पत्तियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे हरा कलर जो होता है, वो फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर एक तरीके से मजने का काम करता है, शरीर उसको हजम नहीं कर पाता है। तो जब आंतों के रास्ते से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, तो वह काफ़ी सफाई करता हुआ निकल जाता है। जो लोग केवल मीठी मीठ खा रहे हैं, जो लोग केवल पनीरी पनीर खा रहे हैं, जो लोग केवल दाली दाल खा रहे हैं, जो लोग केवल आलू ही आलू खा रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा मात्रा इसमें उनकी है, उनके साथ कब्ज की समस्या होगी। वो सभी लोग जिनका पेट गोल है, उन सब में कब्ज की बहुत बड़ी संभावना होती है। तो अपनी खुराक में हरी चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी पानी की खपत भी पूरी होती रहेगी और हरी चीज़ों में विटामिन बहुत होता है। और आखिरी सबसे अहम बात कब्ज़ के लिए है कि आप कुछ भी खा पी रहे हो, पूरे दिन में कम से कम 5 से 7 गिलास पानी, हमारे यहाँ गिलास भी बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए मैं 7 कह रहा हूँ, यहाँ पर गिलास बड़े बड़े होते हैं, तो कम से कम 5 से 7 गिलास पानी ज़रूर पिएं। और जितना गीला खाना हो सके उसको खाएं। जितना आप पानी अंदर लेंगे, आपका शरीर, आपका पेट सही रहेगा। आपका जब पेट सही रहेगा तो बहुत सारी एनर्जी बची रहेगी खाल वगैरह की सेल्स को रिफ़्रेश करने के लिए। और वो चेहरे में जो चमक आने की बात होती है, वो ज़्यादातर पानी से आती है। पानी हर चीज़ को रिफ़्रेश करता है, तो आपके चेहरे में उससे चमक भी आएगी। जब आप कब्ज़ से दूर रहेंगे तो चेहरे में एक चमक रहती है। चेहरे में जब पानी ज़्यादा रहता है तो मेलानिन कम बनता है। मेलानिन कम बनता है तो चेहरा सांवला होना कम हो जाता है। सांवला क्या होता है? आपकी यहाँ की जो खाल है, यही आपकी असली खाल है। आप अगर गोरा काला की जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस खाल को आप नाप लीजिए, ये आपके चेहरे पर आ सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन उसमें आपको अपनी पानी की मात्रा जो है बहुत सही करनी पड़ेगी, तभी आएगी। बाकी कुछ भी लगा लो आप। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग जानबूझकर, हम में से अक्सरियत जानबूझकर, जब टॉयलेट की ख्वाहिश होती है तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो क्या हुआ कि शरीर ने तो अपनी तैयारी कर ली थी, लेकिन आपने, ये हक है आपको, एक लिमिट तक हक है, उसके बाद फिर वो पोस्टपोन भी नहीं होता है। लिमिट तक हक है कि आपने उसको पोस्टपोन कर लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि फिर ये आदत में शुमार हो जाता है। तो जब आपने लैट्रिन जाने को पोस्टपोन कर लिया, यानी कि कहीं बैठे हुए हैं और रोक लिया और उसके बाद में गए, तो फिर वो फ्लो नहीं आएगा। वहाँ से कब्ज़ की शुरुआत हो जाती है। अगर आपने ये हफ्ते में 3-4 बार कर लिया तो आप कब्ज़ के मरीज़ उस समय बन जाएंगे। अब कब्ज़ से निकलने के लिए पानी तो एक रास्ता है ही है, उसके अलावा मैं आपको लैट्रिन में किस तरह से बैठना है, इसके 2-3 तरीके बता देता हूँ। उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके तरीके अगर आप जानते होंगे तो आपकी जो लैट्रिन है वो बहुत साफ़ तरीके से बाहर निकल जाएगी। हमारे यहाँ, बाकी दुनिया में भी आमतौर पर 2 तरीके हैं लैट्रिन जाने के। एक तो ये है कि आप अपने घुटनों के ऊपर उठकू बैठ जाते हैं, जो कि इंडियन स्टाइल का टॉयलेट होता है, और दूसरा है कि कमोड के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। सारे तरीके सही हैं, क्योंकि लैट्रिन अपने आप निकल जाएगी अगर आपने उसको नहीं रोका तो। लेकिन अगर आपके थोड़ी सी रुकावट लग रही है तो आप ये ध्यान दें कि ये आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ के दूसरी तरफ उल्टा हाथ है। तो उल्टे हाथ की तरफ जो ये बड़ी आंत होती है, ये सीधी नीचे जाती है। तो जब आप लैट्रिन जाएं, कमोड पे जाएं, तो आप कमोड पर हमेशा उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा झुक के बैठ जाएं। तो जब आप ऐसे झुक के बैठेंगे दूसरी तरफ, तो आप इस तरफ थोड़ा सा बेहतर प्रेशर डाल पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप लोग इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में हैं तो उसमें जब आप बैठ रहे हैं तो इस हाथ को आप इस चेहरे पर रख लें, तो आपका जो ये पूरा शरीर है वो लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा झुका रहे। तो उससे आपके लैट्रिन को, आपके पाखाने को बाहर आने में आसानी हो जाएगी। आमतौर पर अगर आपको थोड़ी सी कब्ज़ की समस्या हो रही है तो आप जब इस तरह से आजमाएंगे तो आपकी जो लैट्रिन है वो पूरी की पूरी बाहर निकल सकेगी। साधारण कब्ज़ की समस्या है, उसको दूर करने के लिए आप पानी ज़्यादा पिएं, आप खाने में फ़ाइबर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लें। आप जब लैट्रिन जाएं तो आगे थोड़ा सा झुक जाएं और लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा लटक के बैठें, और अपने लैट्रिन को, अपने पाखाने की इच्छा को बहुत बार पोस्टपोन ना करें, आगे ना बढ़ाएं। तो ये तो है पहला सेगमेंट। अच्छा हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि व्यायाम। आम तौर पर कब्ज़ की समस्या औरतों में ज़्यादा होती है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत में औरतें व्यायाम लगभग ना के बराबर करती हैं। पुरुष लोग जो हैं
वो काफ़ी कुछ सब्जी ले आए दौड़ भाग करके, उनका थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बहुत बार औरतों में जो ख़ास तौर पर गृहिणियाँ हैं, उनको व्यायाम की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो वो व्यायाम के लिए अपना ज़रा छत पे आने जाने का काम है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आदत पड़ी हुई है। अब आते हैं इन रेमेडीज़ या इन उपायों से निकल कर, अगर ये सारे काम करने के बाद भी 1 हफ्ते के अंदर कब्ज़ नहीं ठीक हो रही है, तो ये किसी सीरियस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो पहली बात, सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़रूरी, कि जब कब्ज़ और डायरिया अल्टरनेट करे, मतलब कि कब्ज़ हो रहा है 1 हफ़्ता, उसके बाद डायरिया शुरू हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, डायरिया शुरू हो रहा है, तब आप घर में कुछ नहीं करेंगे, सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, क्योंकि ये निशानी है आंतों के इन्फेक्शन की। नंबर 2 बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पखाने के रास्ते से खून आ रहा है, खून ताज़ा भी हो सकता है, खून सूखा भी हो सकता है, या आपकी लैट्रिन काफ़ी लाल आ रही है, ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है, या शरीर के अंदर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जो बाद में शायद कैंसर बन सकती हो। अगर खून आ रहा है, मतलब कि लाल रंग बाहर निकल रहा है, शरीर आपसे कह रहा है कि भैया तुरंत इसका इलाज करिए। तीसरा, बहुत बार ऐसा होता है, पखाना होने के बाद, लैट्रिन करने के बाद में भी तसल्ली नहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि अभी भी बाकी है लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है, तो वो भी एक कब्ज़ के, जो क्रोनिक कब्ज़ है, मतलब कि लगातार होने वाला कब्ज़ है, उसकी एक शुरुआत है, उसका एक इंडिकेशन है। लैट्रिन जाने के बाद में अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है, तो वो घर के किसी भी जुगाड़ से, किसी भी फाइबर पानी से ख़त्म नहीं होगा, ये पुराना हो चुका है, ये अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा इसके लिए। इसके अलावा पखाना करते वक्त, लैट्रिन करते समय अगर आपको दर्द हो रहा है और लैट्रिन के साथ कोई चीज़ बाहर आती है और वो वापस चली जा रही है, मांस का टुकड़ा भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पखाने के साथ वापस आ रही है और वापस चली जा रही है, तो वो आपके किसी भी घरेलू उपाय से वो सही नहीं होगी, वो और बिगड़ा रूप ले लेगी। हालांकि वो बिगड़ा रूप ही है, तभी ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और आपने अपने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया है, तो वो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, वो आपको बाकी की बाद की तमाम बीमारियों में उलझा सकता है। तो कोई भी अगर टुकड़ा बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आखिरी बात है कि आपका वज़न कम हो रहा है और आपको कब्ज़ है। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ वज़न कम करने के लिए करते हैं, आपकी लैट्रिन हमेशा स्मूथ निकलेगी। वज़न आपका बिना पसीने के, बिना लैट्रिन के नहीं कम होगा। तो आपका वज़न अगर कम हो रहा है और आपको कब्ज़ है, तो ये एक अलामत है, ये एक निशानी है कि आपके शरीर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बात यह है भाई कि आपको अगर अपना चेहरा सही रखना है, तो आपको अपना पेट सही रखना पड़ेगा। चेहरा जो है वो हमारे पूरे शरीर का एक सिग्नल होता है। आम तौर पर ये हिस्सा जो है ये पहले दिखाई पड़ता है। तो प्रकृति ने ऐसे बनाया है हम लोगों को कि हमें आम तौर पर हाथ के इस हिस्से में और चेहरे के इस हिस्से में लगभग हर बीमारी के शुरुआत के लक्षण मिल जाते हैं। तो उनको पढ़ना आपको आना चाहिए, लेकिन उन्हीं सिग्नल की वजह से हमारा जो चेहरा है ये ख़राब होने लगता है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हर चेहरा बहुत खूबसूरत बनाया है। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे बाकी शरीर के जो यंत्र तंत्र हैं वो सही चलते रहें, ये अपने आप सही रहेगा। अब कल बात करेंगे झड़ते हुए बालों को कैसे वापस पाएं और कितना आप वापस पा सकते हैं। ये कल का हिस्सा है। आज कहीं तक, ख्याल रखिएगा अपना।